जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मेष राशि जुलाई माह सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। 8 तारीख को गुप्त नवरात्र समाप्त होने जा रहे हैं और 13 तारीख को आषाढ़ माह की पूर्णिमा है, 18 तारीख को नाग पंचमी है और 28 तारीख को श्रावण मास की अमावस्या और 31 तारीख को सिंघारा तीज। यह मुख्य त्योहार है और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए या हम कार्य करते हैं तो विघ्न बाधाएं आ ही जाती हैं या मानसिक तनाव हमको घेरेगा ही और फिर कहेंगे गुरुजी आपने तो ये हमें नहीं बताया था। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का अर्थ यही है कि मैं उन तिथियों को आपको कम से कम अवगत करा दूं जिन तिथियों को आपको कार्य नहीं करना चाहिए या विघ्न बाधाएं उन तिथियों में आती ही हैं। अगर हम पहले से सावधान हो जाएंगे तो उन तिथियों को कार्य नहीं करेंगे और सावधान हो जाएंगे। आइए उन तिथियों को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रह गोचर पर नजर डालते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। मंगल और राहु की अगर बात करेंगे तो लग्न में विराजित हैं। शुक्र देव द्वितीय भाव पर, सूर्य बुध तृतीय भाव पर और केतु देव सप्तम भाव पर और शनि देव एकादश भाव पर और बृहस्पति देव सुखों के कारक ग्रह वह द्वादश भाव पर। एक एक करके हम जानेंगे स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, व्यापार, नौकरी, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों के बारे में। वह अगर कोई कर्ज अगर हम ले चुके हैं नहीं चुका पा रहे हैं तो उसका क्या उपाय है जानेंगे। सर्वप्रथम मंगल और राहु की बात करते हैं और लग्नेश मंगल के साथ जब लग्नेश राहु के साथ विराजित हैं और अष्टमेश भी हैं मंगल देव, अर्थात अष्टम का प्रभाव और लग्न का प्रभाव दोनों संयुक्त प्रभाव और राहु साथ में, तो इसका तो अर्थ आप जानते हैं करेला और नीम चढ़ा हो गया। और अष्टम जो कि कष्टों का भाव है, निश्चिततः मैं आपको डराना नहीं चाहता, मेरा जो ये भी नहीं है कि मैं आपको पूरी तरह से जो है डरा करके और फिर कहूं कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। आप सावधान हो जाएं बस। अगर आपकी बढ़ाई करता चला जाऊंगा, सब शुभ बताता चला जाऊंगा तो फिर आप ही कहेंगे गुरुजी आपने तो ये हमारे साथ गलत हुआ है, आपने हमें बताया ही नहीं है। जो शुभ है वह शुभ बताऊंगा, जो अशुभ है वह अशुभ बताऊंगा आपको। लेकिन हाँ, आपकी हिम्मत बहुत बढ़ेगी, आपकी शक्ति बहुत बढ़ेगी, बुद्धि में तीव्रता बहुत आएगी। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं तो गर्भपात होने का भी संभावना बढ़ जाती है, शिक्षा में रुकावट हो सकती है और स्वभाव में तेजी आएगी, बुद्धि बहुत तीव्र होगी निसंदेह और संतान को कष्ट भी होगा क्योंकि मंगल राहु एक साथ बैठे हुए और पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पंचम भाव जो है वह संतान का भाव होता है और जब राहुदेव सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो यह वैवाहिक भाव होता है। तो वैवाहिक जीवन में भी जो टकराव है, अलगाव है, वह हो सकता है और ऐसा ना हो इसके लिए हम अंत में उपाय भी जानेंगे और वह भी मां कामाख्या का अचूक उपाय, तांत्रिक उपाय, जिसको करके निश्चित 100% हम लाभ उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। यहीं से नवम दृष्टि से जब राहु देव भाग्य स्थान को देखेंगे तो अचानक भाग्य में वृद्धि कराएंगे। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं वह निश्चिततः 100% वह विदेश अवश्य जाएंगे। अगर वीजा में कहीं दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है तो वह भी अवश्य पूर्ण हो जाएगी और आप सफल अवश्य होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मंगल देव की तो मंगल देव लग्न में बैठे, जैसे मैंने बताया आपको शक्तिशाली बनाएंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको साहस देंगे और जो ये कष्ट जो जीवन में जो आने वाले हैं या आ रहे हैं उनको झेलने की शक्ति पैदा करेंगे आपके अंदर। तो आइए अब शुक्र देव की बात करते हैं जो कि द्वितीय भाव पर बैठे हैं, जो कि धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। निश्चित शुक्र देव यहां बैठे हैं तो शुक्र का संबंध स्त्री से होता है, तो स्त्री के माध्यम से आपको लाभ
परिवार में एक इज्जत, मान, सम्मान वह अवश्य मिलेगा। लेकिन यह कब तक? क्योंकि 13 तारीख को यही शुक्रदेव आगे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तृतीय भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। तो यह जो आपको प्रभाव है, जो लाभ है, यह 12 तारीख तक ही मिल पाएगा। इसके बाद आइए बात करते हैं हम सूर्यदेव की। सूर्यदेव और बुधदेव दोनों तृतीय भाव पर बैठे हैं और बुधाधिपत्ति योग बना रहे हैं, जो कि भाग्य स्थान को देख रहा है, अर्थात भाग्य में अचानक वृद्धि। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो जातक विदेश जाना चाहते हैं वह अवश्य सफल होंगे। व्यापारिक जगत में भी निश्चित आपको लाभ अवश्य मिलेगा, और जो जातक नौकरी से संबंधित है उनको भी मान सम्मान प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगी। लाभ उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि देव भी वह एकादश भाव में बैठे हैं और इसके साथ वह दशम भाव में भी विराजित होने जा रहे हैं 12 तारीख को। तो 12 तारीख के बाद निश्चित है आपका भाग्योदय, मान सम्मान प्रतिष्ठा में लाभ, यह अवश्य होना निश्चित है। अगर हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की अगर बात करते हैं तो शुक्र की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 तारीख के बाद निश्चिततः जब ये मिथुन राशि में तृतीय भाव पे आ जाएंगे तो थोड़ी सी न्यूनता लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगी, निश्चितता आएगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि राहुदेव सप्तम भाव पर जो है दृष्टि बनाए हुए हैं, तो टकराव या अलगाव, या अगर आप वैवाहिक जीवन की बात अगर कर रहे हैं या विवाह संबंधित अगर आप जो प्रेम संबंध में पड़े हैं और चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, उसे करेंगे, निश्चित आप लाभ के पात्र अवश्य बनेंगे। और अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो कि सुख के कारक है। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बृहस्पति देव यहां बैठ करके निश्चित रोग की वृद्धि करेंगे। जो हमारी ग्रंथियां हैं, जैसे लिवर से संबंधित या किडनी से संबंधित, ये जो या हमारा जैसे मोटापा अगर बढ़ रहा है तो वह बढ़ेगा, और ऐसा ना हो। शुगर हमारी बढ़ेगी, ऐसा ना हो। इसके लिए भी एक छोटा सा उपाय करेंगे और आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जब द्वादश भाव में बैठे हैं तो निश्चित अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन द्वादश भाव जो है वह अशुभ होता है, पारिवारिक जीवन में एक तरह से ग्रहण लगा देता है। और यह जब पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो लेकिन आपका मान सम्मान अवश्य बढ़ाएंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मन को प्रफुल्लित करेंगे निसंदेह, क्योंकि बृहस्पति देव जहां देखते हैं वहां लाभ के पात्र बन जाते हैं। सप्तम दृष्टि से जब यह रोग को देख रहे हैं तो रोग को न्यून करेंगे। लेकिन जन्म कुंडलियों में जिनका बृहस्पति अशुभ है तो ध्यान रखिएगा, रोग को बढ़ा देंगे। अगर जन्म कुंडली में अगर आपकी बृहस्पति शुभ है तो निश्चित आप शुभता के पात्र अवश्य बनेंगे। रोग भी आपके न्यून होंगे, शत्रु भी आपके परास्त होंगे, और जो ऋण लिया हुआ वह भी आप चुका सकते हैं। और शत्रुओं की वृद्धि ना हो, ऐसा क्या किया जाए जानेंगे। और जब नवम दृष्टि से यह अष्टम भाव को देखेंगे तो जो जातक धोखा देने जा रहे हैं हमको, वह नहीं दे पाएंगे। शत्रु अवश्य परास्त हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। और ऐसे में आइए अब हम उन उपायों को जान लेते हैं, उन उपायों को करते हैं जिनको करके, और उन तारीखों को भी जान लेते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तारीखें कौन सी, पहले नोट कर लेते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख, 10, 18, 19, 27 और 28 तारीख, भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो ऐसा कौन सा महा उपाय है जिसको करके हम इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं मां कामाख्या का वह अचूक तांत्रिक उपाय। शिवलिंगी, छोटे छोटे शिवलिंगी होते हैं, आप किसी भी पंसारी की दुकान से आप लेके आ सकते हैं, और 11 शिवलिंगी लीजिएगा और उनके ऊपर मां कामिया सिंदूर की बिंदी लगा दीजिएगा, और अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज
7 बार घुमा करके जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसको मन में रखिएगा। लेकिन यह दिन सोमवार का होना चाहिए, प्रातःकाल होना चाहिए। अगर सूर्योदय से पूर्व अगर इस कार्य को करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। और भोले शंकर पर अर्थात शिवलिंग पर अर्पण करके वहां अपनी प्रार्थना करिएगा। निश्चित यह माह आपके लिए चमत्कारिक और मंगलमय अवश्य हो जाएगा। अगर आपकी कोई समस्या है या व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडलियों का तांत्रिक विधि से दिखाना चाहते हैं, कोई ऊपरी बाधा है, तो आप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगला वीडियो आपके पास आएगा कि हम कर्ज से मुक्त कैसे हों, क्या उपाय है। और ध्यान रखिएगा 22 जून से लेकर के और 25 जून तक अंबुबाची पर्व मां कामाख्या का पर्व होने जा रहा है। आपका स्वागत है कामाख्या धाम में। आइए और अपने कष्टों का निवारण करिए। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।